एजुकेटेड जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी साइबर स्कैम्स में फंस जाते हैं। बहुत से आदमी सोचता है कि घर बैठे बैठे थोड़ा स्मॉल टास्क करके अपना पैसा दोगुना चौगुना, अमीर बनने की चाहत। कि उस हमारा पैसा दोगुना हो जाए चौगुना हो जाए, जहाँ भी समझिए मामला डबल या ट्रिपल का वहाँ समझिए मामला है। कहते हैं टॉपर्स और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। टॉपर जो होता है वो सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज हमारे पीएनपी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने जीवन में गरीबी देखी, डिप्रेशन का सामना किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, सीबीआई के जिम्मेदार पदों पर काम किया और आज भी कर रहे हैं, और फिर अपने अनुभवों को किताबों के माध्यम से समाज तक पहुंचाया। हमारे आज के अतिथि हैं श्री राजेश चंद्र खत्री जी। राजेश जी एक सिर्फ लेखक नहीं हैं, वक्ता हैं, अनुभवी अधिकारी हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, छात्रों की पढ़ाई, करियर, हार्ट हेल्थ, सॉफ्ट स्किल्स और अब साइबर फ्रॉड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी खास बात यह है कि सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब बहुत सारे सर के पास होते हैं। उनकी किताबों में भी अगर आप उनसे बात करोगे तो भी सर ने अब तक लगभग 8 किताबों पर काम किया है, जिनमें से 8वीं जो किताब है उसका नाम है अनमास्किंग साइबर फ्रॉड्स, जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड जैसे ऐसे गहन मुद्दे पर सर ने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और बहुत सारे केसेस को समझाने के थ्रू आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने का काम किया है। आज हम उनकी पर्सनल जर्नी से लेकर सर के राइटिंग करियर से लेकर मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट्स को कैसे लेसन्स सिखाते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। राजेश जी आपका स्वागत है आज पीएनपी पॉडकास्ट में। थैंक यू। अच्छा सर, आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे स्टूडेंट थे और फिर आपने कैसे कैरियर में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या है कि अपने देश में है कि नौकरी कंपटीशन से लगता है ना। कंपटीशन कंप्लीट कीजिए, कोई आदमी इंटर्न होने के काम के लायक भी नहीं समझता। उन्हें क्वालिफिकेशन और टैलेंट का यहाँ देश में कदर, जब तक कंपटीशन ना कंप्लीट कीजिए कोई आदमी आपके टैलेंट को कदर नहीं करता। तो मैं बोला कि चलो फिर भी आप जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। अब कंपटीशन से नौकरी लगता है तो कंपटीशन कंप्लीट करके ही नौकरी पाइए। सही बात। लेकिन डिप्रेशन का शिकार मत होइए, जो भगवान दे उसमें खुश रहिए। अपने से दूसरे का भला सोचिए, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखिए। मतलब न्यूट्रल लाइफ जियो। हाँ, न्यूट्रल लाइफ जिए। हाँ, जो अपना तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि हम अमीर बने, बढ़िया नौकरी लगे, ना लगे तो 1000 तरह के काम, अल्टरनेटिव करियर तलाश कीजिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने आपके स्टूडेंट लाइफ से लेके आपके पूरे करियर में कैसे आप स्टूडेंट से पूरा सीबीआई जो आपका काम मिला सीबीआई सर्विसेज में, फिर राइटिंग, फिर बुक्स आपने लिखी, फिर आपने इतनी सारी चीज़ें की, तो वो कैसे की? यानी कि मैं आपके शुरुआती जीवन से लेकर अब तक के जीवन के अनुभवों के बारे में जानना चाहूँगा। जी सर। ऐसा है कि मैं देखो डिप्रेशन इस सब बारे में जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज के दिनों में मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता मुझे क्या कोई बीमारी है या ना है। तो फिर भी जिंदगी को मैं जीते जा रहा था। कॉलेज के दिनों में ही मैंने एक किताब पढ़ लिया, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य जीवन किताब पढ़ के मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है कि ब्रह्मचर्य जीवन किताब पढ़ के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और दिमाग मेरा जितना डिप्रेशन की बीमारी स्टार्ट हुआ वो किताब पढ़ने के बाद। तो वो किताब पढ़ने के बाद उसमें मैं जब मुझे कुछ था नेचुरल प्रोसेस में के तहत कभी कभी नाइट फॉल हो जाता था, मैं सोचता था कि जो मैं खाया पिया सब निकल गया, अब नहीं होगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे। अब
नाइटफॉल हो जाएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा सारा खाया पिया निकल गया, जो पौष्टिक भोजन ले रहे हैं वो ख़त्म हो गया। तो उसके कारण मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अच्छा। 93 में हमें एक साइकोथेरापी हुआ था। तो साइकोथेरापी में हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छा उससे हमें साइकोथेरापी में साइकोलॉजिस्ट लोग ने बातचीत करके हमें बताया था कि नाइटफॉल इज नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे कोई कमजोरी नहीं होती है। ये सब आपके एज में हमें भी होता था, और ये कमजोरी का कारण नहीं हो सकता। आप बढ़िया भोजन लीजिए, व्यायाम कीजिए, बढ़िया भोजन न लीजिएगा, पौष्टिक भोजन नहीं लीजिएगा, आपके भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, मिनरल्स और मैंने ड्राई फ्रूट, मैंने जो चीज़ नहीं होगा तो आपको कमजोरी होगी। व्यायाम नहीं कीजिएगा तो कमजोरी हो सकती है। सही बात। आप अगर सोचते हैं नाइटफॉल से के कारण आपको कमजोरी होगी, तो ये इस कमजोरी का कारण नहीं हो सकता है। आपके एज में सब लोग होता है ये कमजोरी का। फिर उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया था, एक ऑक्सन एंड बुल का उदाहरण दिया था साइकोथेरापी में। हाँ। उन्होंने बोला था कि बुल्स का जो सीमेन है लगातार, मतलब जब से जवान होता है बुरे तक गिरते रहता है, आर्टिफिशियली भी उनसे निकाल लिया जाता है। लेकिन ऑक्सन का कैस्ट्रेशन हो जाता है, उनका सीमेन बाहर निकल ही नहीं सकता। सही बात। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि हमसे पूछा कि मजबूत कौन होता है, हु इज मोर स्ट्रॉन्ग। sturdier, more strong and sturdier. It is bulls who loses semen on daily basis, despite he remains strong and sturdy. And bulls, not oxen. Oxen, the semen of oxen remains with their body throughout their life, and it's more than bulls. But they don't remain so much stronger than bulls. तो मैं उसके बाद में डिप्रेशन का धारा मिट गया था। बाद में मैंने योगासन, बढ़िया भोजन, परिवार के साथ रहना, ताश और शतरंज का खेल, गाना वाना सुनना, फिल्म देखना, दोस्तों के साथ रहना, पढ़ाई, मन को ऐसे कामों में जो पढ़ाई लिखाई से हट के हो, ये सब काम किया तो मैं डिप्रेशन से मैंने मुक्ति मिल गया था। डिप्रेशन में हमेशा आदमी को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस इज की। न्यूट्रिटिव फूड, पेशेंस, नाइट 8 से 9 घंटा जरूर सोना चाहिए। हमेशा परिवार के, अकेले रहने से डिप्रेशन बढ़ता है, परिवार के साथ रहेगा डिप्रेशन नहीं हो। मतलब आप कुंवारे हैं तो माँ बाप भाई लोग के साथ, बहन के साथ रहिए। अगर शादीशुदा हैं तो अपना बीवी बेटी के साथ रहिए, अपना माँ बाप, मैंने जो भी परिवार के सानिध्य में रहेगा, दोस्तों के सानिध्य में रहेगा, तो डिप्रेशन की बीमारी नहीं। नेचुरल तरीका है डिप्रेशन की बीमारी से दूर करने का, कुछ नेचुरल तरीका होता है, जैसे कि बढ़िया भोजन हुआ, परिवार के साथ गाना सुनना, ये सब, पढ़ाई लिखाई कुछ कम कर देना, नींद हमेशा 8 से 9 घंटा जरूर नींद लें, नींद की दवा से बचे, नींद की दवा आपको नुकसानदायक पड़ सकती है। और दूसरा है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से भी लोगों को बचना चाहिए। ज़्यादातर लोग वही सुसाइड कर रहे हैं जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, नेचुरल टैलेंट खत्म कर देता है, ब्रेन को डिजनरेट कर देता है। ये सब मेडिसिन कुछ मेरे किताब, और विशेष तरीका अगर आप चाहते हैं डिप्रेशन का नेचुरल ट्रीटमेंट कि बिना दवा के डिप्रेशन से कैसे मुक्ति पाए जाए, तो मेरा किताब डायनेमिक डायमेंशन ऑफ डिप्रेशन बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। उन्हें डिप्रेशन का जितना किताब है, पर्सनल अनुभव कि मेरे डिप्रेशन क्यों हुआ, और स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ डिप्रेशन से कैसे उभरा जाए। बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई के कारण डिप्रेशन हो तो मन को किसी दूसरे काम में लगाइए, खेलकूद में लगाइए, घूमने, देशाटन में लगाइए, घूमने में लगाइए, परिवार के साथ रहने में लगाइए, फिल्म देखने में लगाइए। केवल पढ़ाई लिखाई, किताबी कीड़ा बनने से भी डिप्रेशन हो सकता है। ज़्यादा एक जगह फोकस करने से भी, ज़्यादा धन के लालसा से, दूसरे की भलाई, दूसरे के धन दौलत में भी अपनी, दूसरे की, देखो डिप्रेशन की बीमारी में अगर धन दौलत, अधिक धन दौलत ना पाने का डिप्रेशन, तो हर आदमी एक ही तरह का भोजन करता है, गरीब हो अमीर हो, सब एक तरह का भोजन करता है। सही बात। अब जो लोग मरते हैं अमीर, चाहे राष्ट्रपति मरे या अंबानी अडानी, सब का एक ही तरह से उनका शरीर का अंतिम संस्कार होता है जैसे गरीब आदमी का होता है। गरीब आदमी भी वही भोजन करते हैं, अमीर आदमी भी वही भोजन करते हैं। गरीब अमीर में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। अपने को
देखिए कि सोचिए कि जैसे वो मेरे हम ही वैसे ही हैं। सही बात, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखिएगा तो आपको डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। आएंगे ही। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पैशन को परस्यू करें और कैसे इतने सारे प्रेशर को हैंडल करें, क्या करना चाहिए? प्रेशर को हैंडल करना है तो देखिए, आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप बढ़िया से योगासन प्राणायाम सब का भी सहारा लीजिए। जी। और दोस्त यार समझते हैं कि जब जिस समय आदमी पढ़ाई करता है, जिस समय कंपटीशन तैयारी करता है, उस समय 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करता है ना। मेहनत करने से आप देख रहे हैं कि नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन होते जा रहा है। जितना अपने देश में बेरोजगारी उतने उसी अनुपात में वैकेंसी है नहीं। डिप्रेशन का कारण इस ये भी है कि जिस अनुपात 50 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट लोग अपने देश में आते हैं, 50 लाख ना सरकारी प्राइवेट नौकरी मिला के भी नहीं हो पाता है। लेकिन जो भगवान दे उसी में खुश रहना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए जो आपका ड्रीम हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना बने तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव कैरियर, बाकी जो मिले उसमें खुश रहिए। मीन्स आस नहीं खोनी चाहिए आस अपना। नहीं खोने, ट्राई, डू योर बेस्ट यस, बाकी जो एंड होगा बी देखा रेडी जाएगा। टू फेस द वर्स्ट। हाँ, बाकी जो नौकरी लग जाए उसी में खुश रहिए। उसमें अपना बेस्ट हाँ, दीजिए। उसी में बेस्ट रहेगी। जितना आप लिव विद इन योर मीन्स, ज़्यादा खर्च भी नहीं कीजिए। ज़्यादा खर्च करने से भी आदमी को भी डिप्रेशन शिकार, मतलब अगर आप जितना कमाते हैं उसके अनुपात में खर्च करते हैं तो भी डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप कहते हैं टॉपर्स और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। टॉपर जो होता है वो सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता है, मतलब उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बनना है तो उसको ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जो आप उनको सजेस्ट करने को बोलोगे? ऐसे तो कि मेरा जो किताब है कैरियर ओरिएंटेड स्मार्ट स्टडी, उसमें बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। 3 तरीके, मैंने 50 तरीके उसमें मेंशन किए। 3 तरीके मतलब जो विषय पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नोट्स बढ़िया से बनाइए, अपने ज़्यादातर अधिक से अधिक शब्द का अर्थ वोकेबलरी से बढ़ाइए कि कुछ अपनी बातों को दूसरे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। समराइज कैसे करना है, अब समराइज कैसे करना है, पढ़ लिख के, जैसे एक पेज पर है, एक पेज का समरी आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप अधिक अधिक शब्द सीखिएगा तो एक पेज का दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा, जो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको तो बढ़िया से हार्ड लेवल से पढ़ाई करके कर लिए। परीक्षा के समय आप कंसंट्रेट कीजिए लाइकली क्वेश्चन पर, कि जैसे जैसा लाइकली क्वेश्चन है उसे 1-2 महीना पहले आप उसी तरह का सेट का क्वेश्चन बनाते जाइए। 10 सेट क्वेश्चन बना लीजिए परीक्षा से पहले। और हमेशा आप भोजन बढ़िया कीजिए, परीक्षा पौष्टिक भोजन लीजिए। और हमेशा याद है कि 8 घंटा जरूर नींद लें। कभी परीक्षा के समय हो सकता है आपको 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करना पड़े, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए 7 घंटा 8 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जरूर सोइए। नींद को अगर पूरा इग्नोर कीजिएगा तो आपका फिर मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। इसलिए सब चीज़ होलिस्टिक अप्रोच बना के चलिए कि जैसा क्वेश्चन पेपर है वैसा जो स्टडी मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कुछ ट्रिक मैंने अपनी किताब में बताया कि जो लोग टॉपर होते हैं उनका आंसर आप देखिए कि उन लोगों ने कैसे लिखा है। अब जो टॉपर का आंसर बहुत जगह वो उसके बोर्ड, परीक्षा के बोर्ड पर भी डाल देता है, कहीं कहीं उनसे निकलता है कोई कि जो टॉपर, जो IAS टॉपर हुए हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉपर रहते, कभी कभी उनका आंसर शीट छपा रहता है, तो उनसे थोड़ा सा देख लीजिए वो कैसे लिखे हैं। तो थोड़ा है कि हैंड राइटिंग आप बढ़िया बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन है कि हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, 2-3 क्वेश्चन लिख दिया, 2 क्वेश्चन आपका छूट जाए। हैंड राइटिंग भी बढ़िया हो, लेकिन एक बैलेंस आप रखिए कि सारा क्वेश्चन भी लिखे, हैंड राइटिंग भी बहुत ना कुछ हैंड राइटिंग खराब भी हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए परीक्षा में, ताकि फुल मार्क्स में आपका कॉपी चेक हो जी। और जो बच्चा कुछ है, स्मार्ट स्टडी सीक्रेट किताब में पूरा कम्प्रिहेंसिव किताब है, उसमें परीक्षा, इंटरव्यू और बहुत सारा ट्रिक्स भी बताया हुआ है कि जैसे बहुत सारा ट्रिक है, जैसे कि है कि हम
उसमें ट्रिक में पता है वो, जैसे हम देखिए 35 हम्म, 35 है तो 37 है तो ओम की तरह 37 होता है। 37 याद करना तो ओम याद कर लीजिए। अब बहुत सारा ट्रिक जो है ना, वो स्मार्ट स्टडी से, कैरियर ओरिएंटेड स्मार्ट स्टडी सीक्रेट एक बार पढ़ लीजिए। जो वो आपकी आपको, किताब है। हाँ, जो मेरी किताब है, वो जो जिस किताब में स्मार्ट स्टडी से नोट्स बनाने का तरीका बहुत अच्छा से लिखा है। कुछ स्टडी सीक्रेट, कुछ स्टडी ट्रिक्स इतना बढ़िया लिखा हुआ है। वो दो आदमी का दिमाग लगा, मैं, मेरे साले अंश मल्होत्रा जी, दोनों ने मिल के लिखा है किताब। जी। तो उस किताब के थोड़ा सा ट्रिक्स आप अध्ययन कर लीजिए। अब मेरा विश्वास है कि आप जैसे सीबीएसई के 10th का मार्क्स हो, 12th का मार्क्स हो, या बाद में स्कूल कॉलेजों में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या कंपटीशन कंप्लीट करना चाहते हो, तीनों में आपको वो किताब बहुत मदद करेगी। आपको जी। टॉपर बना देगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर बनाने में मदद करेगा वो किताब। आईएएस आईपीएस टॉप करने में भी मदद करेगा वो किताब। अच्छा अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर आपसे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डिग्री भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, बट फिर भी वो अपने करियर में स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल। तो ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं जो उनके प्रोफेशनल करियर में उनको बहुत ग्रोथ दिला सकती हैं? वो टॉप 3 सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होंगी? टॉप सॉफ्ट स्किल में तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए। कम्युनिकेशन, जी। कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़िया से डेवलप करना है तो आप स्कूल कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लीजिए। जहाँ भी आपको कुछ किसी टॉपिक पर बोलना हो, उस टॉपिक पर आप, और कम्युनिकेट हमेशा जो सवाल दे स्कूल में, कॉलेज में, कोई टीचर कोई पूछे तुरंत जवाब दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए। मीन्स नंबर 1 इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल बहुत होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। एक होता है कि कुछ चीज़ पढ़े उसका तुरंत समरी बना दे, एक सॉफ्ट स्किल होता है। समराइजेशन का एक सॉफ्ट स्किल होता है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है उसको समरी में? हाँ, कोई चीज़ पढ़े उसका तुरंत समरी बना दे, तो समझ जाए। इंटेलिजेंस, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। एक तो होता है इंटरव्यू टेक्निक, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो हमसे क्या चाह रहा है। उसका एक एम्पैथी नहीं होता है कि दूसरे लोग के मन, भाषा, वेशभूषा, वो क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाहता है, उसकी हम पहले से समझ लें। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना। हाँ, समझ। और सॉफ्ट स्किल में इंटरव्यूइंग स्किल भी है, ग्रुप डिस्कशन भी है, ये सब भी बढ़िया से डालना चाहिए जी। और अपने सॉफ्ट स्किल को इन्हेंस करने के लिए आप मतलब टेक्नोलॉजी का, एआई का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। सही बात। तो सर मेरे पास एक और सवाल है कि मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ, इन दोनों सब्जेक्ट पे आपने बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा है जी। लेकिन नॉर्मली हम स्ट्रेस को अपने फिजिकल हेल्थ से उतना कंपेयर करते हैं कि मतलब वो बहुत ज़रूरी नहीं है। वो लगता है कि स्ट्रेस अगर हो भी रहा है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, अगर आपको वीकनेस फील हो रहा है तो जिम करिए, फिजिकल मेहनत करिए, लेकिन हम अपने इंटेलिजेंट जो हमारा इमोशनल हेल्थ है उस पर काम नहीं करते। तो इनको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें या मेंटल हेल्थ पे, आपके हिसाब से? बैलेंस चला, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का बैलेंस बना के चलिए जी। मेंटल हेल्थ आपका ठीक रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा। हमेशा बैलेंस बना के, दोनों हेल्थ में बैलेंस बना के चलिए। 8 घंटा देखो, हार्ट हेल्थ पर जो मैंने किताब लिखा है, किताब लिखने का कारण था कि हमारे बहुत से रिश्तेदारों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, डेथ हो चुका था। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत से कम देखिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट, जो बहुत सारे एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट लोग का भी हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है। जैसे हार्ट डॉक्टर लोग को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, डॉक्टर लोग खुद ही मर रहे हैं हार्ट अटैक। तो कुछ थोड़ा सा लूपहोल है, थोड़ा सा समथिंग इज मिसिंग इन ट्रीटमेंट, बोथ इन मेडिकल ट्रीटमेंट, या मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2 लोग एक्सपर्ट है हार्ट का, लोग खुद ही मर रहे हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से। तो उसी के कारण मेरा किताब लिखने का, जब मैंने देखा कि हार्ट अटैक से जो डॉक्टर गौरव गांधी, डॉक्टर बत्रा, या जो कार्डियोलॉजिस्ट लोग, खुद कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के पेशेंट को देख रहे हैं जी, और दिखने के कुछ देर बाद उनका हार्ट अटैक डेथ हो जा रहा है। तो हम सोचे चलो
कुछ नेचुरल तरीका बता रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टंट लगा के, एंजियोप्लास्टी करा के या हार्ट बाईपास सर्जरी करा के हार्ट अटैक से, केवल यही स्टंटिंग, एंजियोप्लास्टी, हार्ट बाईपास सर्जरी ही केवल उपाय है हार्ट की बीमारी से बचने का, मतलब कार्डियक अरेस्ट से बचने। तो कुछ नेचुरल तरीका मैंने उन किताब में बता दिया है अच्छा। कि जैसे वो कि हार्ट का, देखिए हार्ट अटैक में सब जो आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज 50% से अधिक ब्लॉकेज वो हाई ब्लॉकेज होता है। 50-70 एंड हाई वाला ब्लॉकेज बहुत ही हाई, मतलब क्रिटिकल ब्लॉकेज माना जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर क्रिटिकल ब्लॉकेज भी हो आर्टरी के अंदर तो उसको भी रिवर्स हम लोग कर सकते हैं, उसको सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। उसके लिए आपको नेचुरोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हाई प्रोटीन का, ठीक तो है। इसका कन्वर्स भी, जैसे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हाई प्रोटीन कैन कॉज blockage in artery. If I reduce these foods for few months, for 6 months, 8 months, 9 months, छोड़ दीजिए उसको हाँ, थोड़ा। उस भोजन को करके हम इस भोजन को करवे न करें जिसमें फैट्स हो, चाहे वो फैट्स तरह के जैसे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट्स। अनसेचुरेटेड फैट हालांकि नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन चूंकि आर्टरी में बहुत ज़्यादा फैट आ गया तो कुछ दिन के लिए वो भी हटा दीजिए, ट्रांस फैट भी हटा दीजिए, जो समोसा इस सब में जो फैट मिलता है। कुछ फैट्स लोग बोलते हैं कि जो ऑयल है, ओलिव ऑयल, उसका फैट्स नुकसान नहीं, तो कुछ दिन के लिए वो भी छोड़ दीजिए। जब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, उसको नेचुरल तरीका से रिवर्स करना चाहते हैं, वो भी फैट हटा दीजिए। यही चारों भोजन को अपने जिंदगी में हटा दीजिए, फिर कौन सा भोजन बच जाता है? फिर आपको बच जाएगा फुल ग्रेन, प्लांट बेस्ड डाइट, जीरो फैट डाइट। तो फुल ग्रेन हो गया, फिर हो गया हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, फल हो गया, हर तरह के फल हो गया। कुछ दिन के लिए एवोकाडो भी छोड़ दीजिए, एवोकाडो में अच्छा। नेचुरल फैट्स होता है, लेकिन कुछ दिन के अब जब फैट्स, आर्टरी के ब्लॉकेज ज्यादातर फैट्स के कारण होता है, तो कुछ दिन वो भी एवोकाडोज भी कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए। फिर आप देखिए कुछ और 1-2 महीने की डाइट मॉडिफिकेशन में बाद कभी कभी आप फास्टिंग भी कीजिए। फास्टिंग दिन नींबू पानी दिन के रख के, फास्टिंग करने से आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज जल्दी से रिवर्स करता है। लेकिन ज़्यादा फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 1 महीना 2 महीना की डाइट मॉडिफिकेशन के बाद एक दिन संडे को फास्टिंग कीजिए, फिर आप मंडे से फिर नॉर्मल फूड पर आ जाइए। इसके अलावा व्यायाम, योगासन, मेरी किताब में हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी लाइफ में कौन सा हार्ट के लिए कौन सा व्यायाम अच्छा होता है। और ये भी देखा गया कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कम सोते हैं, पैसा कमाने के लिए जो बिजनेसमैन, डॉक्टर, ये सब वो 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, वो लोग हार्ट अटैक के ज़्यादा शिकार होते हैं। तो पैसा कमाना थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप 8 घंटा से 10 घंटा नींद लीजिए, 9 घंटा तक नींद लीजिए, कम से कम 6-7 घंटा तो जरूर नींद लीजिए। तो ये देखा गया कि आर्टरी के ब्लॉकेज, हेवी ब्लॉकेज भी है, जो लोग 8 घंटा 9 घंटा सो रहे हैं उनका आर्टरी के ब्लॉकेज फटता नहीं, बनने, रप्चर्स नहीं करता, और वो हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। दिन में भी जो लोग आधा घंटा सोते हैं उनको हार्ट अटैक का भी खतरा बहुत कम जाता है। इसलिए मतलब हमेशा नींद पर भी ध्यान रखिए। और जो फूड जो जिसके कारण आर्टरी क्लॉग करता है, भर जाता है, वो सब फूड को कुछ दिन के लिए अवॉइड कर देता है, नेचुरली आपका रिवर्स कर देगा। फिर आपको स्टंटिंग, एंजियोप्लास्टी, मेरी किताब में बताया गया कि हाउ टू बाईपास सर्जरी, स्टंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी, तीनों को आप कैसे बाईपास कर सकते हैं। उसका सुपर नेचुरल फार्मूला चैप्टर 9 में है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये किताब है जी। ये किताब इसलिए भी है कि बहुत अपने देश में कोरोना के बाद हार्ट अटैक के खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मैं हिंदी में भी किताब छपवा दिया हूँ कि यूपी, बिहार, जो लोग अंग्रेजी बढ़िया नहीं जानते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बहुत से हिंदी भाषी के लोग हैं, और भी बाद भविष्य में हो सकता है मेरा किताब विदेशी भाषाओं में या देश के अन्य भाषाओं में छपे। लेकिन मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि नेचुरल तरीका से कैसे हार्ट की बीमारी, आर्टरी की बीमारी, आर्टरी को कैसे दुरुस्त रखा जाए, हार्ट को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, उसमें हर नेचुरल तरीका, पूरे किताब में नेचुरल तरीका भी, बिना मेडिसिन। लेकिन है कि जब नेचुरल तरीका, जब आपको इमरजेंसी हो तो एलोपैथ का भी सहारा ले सकते हैं। बाकी नेचुरल तरीका से आप प्रोटेक्टेड हैं तो आपको इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो अननेचुरल तरीका ज़्यादा अपनाते हैं, जो फास्ट फूड, फ्राइड फूड, हाई प्रोटीन डाइट और ज़्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बचिए।
सर आपके इतने लंबे करियर में जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए, हम्म। उनके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ऐसी क्या मिली ह्यूमन बिहेवियर में, जो आपको लगा कि ये तो सबसे अलग है? मतलब आपने जी। इतने सारे काम किए, इतने सारे लोगों से आप कनेक्ट होते हो, हम्म। तो सबसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर बात करें तो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या है? सबसे सरप्राइजिंग चीज़ हमें यही लगा कि आदमी को हुँ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना सब आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आदमी को सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, जी, एक अच्छा ह्यूमन बॉडी बनना चाहिए, जिसमें सारे गुण हों। जी। तो सारे गुण हों मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो जो लोग पढ़े लिखे उसका आप बेवकूफ़ बनाइए, जो लोग आप अच्छा अंग्रेज़ी जानते हैं तो जो कम अंग्रेज़ी जानते हैं तो उसको आप बेवकूफ़ बनाइए। हुँ, आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जानते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो उसका मज़ाक उड़ाएँ। तो सबसे अच्छा है कि आप जानते हुए भी अनजान बनिए, हुँ, आप इंसान बनिए, लोगों का हौसला बढ़ाइए, अपने ज्ञान से गरीबों का मदद कीजिए, जी, अपने ज्ञान से जैसे समाज को बदलने का प्रयास कीजिए, समाज में बदलाव क्रांति लाइए। जैसे मैं हार्ट पर किताब लिखा, ऐसा किताब लिखा कि नेचुरल तरीका से हार्ट की बीमारी जो डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक ये को फायदा करेगा। हुँ, और मैं यही जानना चाहता हूँ कि आदमी को इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस पढ़े लिखे से ज़्यादा इंसान बनिए, किसी का मजाक ना करें। कोई कम पढ़े लिखे हो उनका कभी मजाक मत उड़ाइए, हमेशा उनकी नॉलेज बढ़ाने का प्रयास कीजिए कि वो और नॉलेज बढ़ाए, अपनी कमजोरियों को दूर करे और जी, समाज के प्रति वो मतलब कि यूजफुल रहें। हुँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कोई आदमी किसी का मजाक ना उड़ाए, हुँ, यही ह्यूमन वैल्यू हम चाहते हैं। सही कि बात। कम पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़े लिखे उनका मजा आया, इसको तो कुछ नहीं आता। ये सब हुँ, हमें बहुत खराब लगता जो हमारा नॉर्मल नेचुरल है। एक नेचर, एक हाँ। ह्यूमन बिहेवियर आप है, जितना ऊंचा जाए आप उतने उतना ही वो नम्र हो मतलब जाओ। हम्बुल बने। हाँ। उतना ही हम्बल बनिए, हाँ। सही बात। अपने को। हुँ, हाँ ठीक। तो अब करते हैं आपकी दूसरी एक एक और सवाल है जो कि है आपकी नई बुक के बारे में जो अभी जस्ट पब्लिश हुई है, हम्म। जिसका नाम है अनमास्किंग साइबर फ्रॉड्स। हम्म। इसके हिसाब से आपने इसमें लिखा है कि एजुकेटेड जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम्म। वो लोग भी साइबर स्कैम्स में फँस जाते हैं। हम्म। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसा क्या है कि इतने इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग, आईएएस ऑफिसर भी हाँ पता है, अ, डॉक्टर इंजीनियर लोग भी साइबर क्राइम। इसका कारण है कि देखिए, बहुत से आदमी सोचता है कि घर बैठे बैठे थोड़ा स्मॉल टास्क करके अपना पैसा दोगुना चौगुना, वो अमीर बनने की चाहत, घर बैठे हुए बिना कोई काम किए हुए अमीर बन जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। जो पैसा मेरा 1 लाख है वो हुए 1 करोड़ बन जाए, 2 लाख है वो 20 करोड़ बन जाए। यही लोग ज़्यादा साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो अमीर अमीर बनने की, जल्दी अमीर बनने की चाहत है ना, घर बैठे बैठे बिना कोई काम करे। अब वो सोचते हैं कि उस हमारा पैसा दोगुना हो जाए, चौगुना हो जाए। जहाँ भी समझिए मामला डबल डबल या ट्रिपल का, वहाँ समझिए मामला है ट्रबल का। जहाँ हम्म, आपका पैसा कोई आपको झांसा दे के बोल रहा है आपका पैसा हम दोगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, चौगुना कर देंगे आपका, ये मतलब कि पैसा लगाइए, आप एक क्रिप्टो करेंसी में लगाइए, आप पैसा लगाइए शेयर मार्केट में लगाइए, हम्म, या यूट्यूब वीडियो लाइक करके, या मतलब कोई विदेश से लड़की से दोस्ती करे, आप वहाँ से गिफ्ट भेजे। जल्दी अमीर बनने के, जल्दी की चाहत में लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जी, जो घर बैठे चाह रहे हैं कि उनका पैसा दोगुना तिगुना हो। क्रिमिनल्स हैं या फिर जो साइबर फ्रॉड करते हैं, हम्म। तो वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम्म। फ्रॉड करने में या ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं वो लोग? तो ना दोनों का सहारा ले, वुमेन साइकोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, और उनको मतलब कुछ पैसा दे के उसको फंसा देते हैं। कुछ जैसे देते हैं कि कुछ यूट्यूब वीडियो लाइक करो, 150-300 रुपये दे देते हैं। आदमी समझता था कि यार ये तो घर बैठे 2-3 वीडियो लाइक किए, 1-2 कमेंट डाल दिए, म्यूजिक घर हम्म, बैठे 300-400 रुपया हो गया। अब हम्म, छोड़ो, दूसरा काम छोड़ो, यही काम करते रहो। फिर वो लोग साइबर फ्रॉडेस्टर जो लोग हैं, साइबर क्रिमिनल लोग, ऐसे लोगों को फंसा देते हैं। कुछ पैसा देते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपेड टास्क लो, आपका पैसा तुरंत दोगुना चौगुना हो जाएगा। वही लोग मतलब कि ऐसे लोग ही मतलब ज़्यादा फंस जाते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिला कि जो लोग लालची होते हैं हाँ। या जो लोग थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, हाँ। मैक्सिमम टाइम उनके साथ फ्रॉड होता है। जरूर जरूर, और साइकोलॉजी में वो लोग
कुछ पैसा दे के फंसा देते हैं, फिर बोलते हैं आप और पैसा लाओ, इस पैसा लाओ, आपका पैसा बचा हुआ पैसा भी निकल जाएगा। फ्रॉडेस्टर आपको 1 रुपया देने वाला नहीं है। आप समझ जाइए, शुरुआत में जो दे के फंसा देता है, हाँ, बाद में वो फिर वो बोलेगा, कोई आदमी ज़मीन बेच के, कोई गहना बेच के, कोई एफडी तोड़ के पैसा सोचता है कि लास्ट उनका जो मांड है वो दे देंगे हाँ, और फंसा हुआ पैसा भी निकल जाएगा और हमें पैसा भी और कुछ फायदा हो जाएगा। तो समझिए ऐसा वो लोग कुछ भी देने वाला नहीं। जिस समय आपको लगे कि हम साइबर फ्रॉड को शिकार हो गए, उसके बाद एक भी पैसा वो फ्रॉडस्टर को मत दीजिए, एक भी पैसा मत, 1 रुपया भी बना, जल्दी से जल्दी आप उसको रिपोर्ट कीजिए, अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। अच्छा, साइबर यहीं पे हाँ मेरा एक सवाल है, जैसे मान लो किसी के साथ फ्रॉड हो गया, हाँ ऑनलाइन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो पहले 10 मिनट में एक नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? पहला 10 मिनट में कि आप आराम कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। बहुत से लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होने के बाद सबसे पहले सुसाइड करना चाहते हैं। तो सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सबसे पहले फ्रॉड की शिकायत पुलिस से कीजिए, पुलिस से मैटर परसू कीजिए। साइबर फ्रॉड सेल है 1930 नंबर 1930 नंबर है नेशनल, अच्छा। उस नंबर पर संपर्क कीजिए। लोकल पुलिस को खबर कीजिए, साइबर डिस्ट्रिक्ट साइबर फ्रॉड सेल है वहाँ जाइए, वहाँ शिकायत कीजिए। जितना जल्दी आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिएगा उतना जल्दी आपके पैसा की रिकवरी के चांस बढ़ जाता है। जो ज़्यादातर फ्रॉडस्टर प्राइवेट अकाउंट में पैसा लेते हैं, तो आप पुलिस को खबर कीजिएगा तो उन अकाउंट में जल्दी से पुट ऑन होल्ड लगा दिया जाता है, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। बहुत से लोग साइबर फ्रॉड वाले म्यूल अकाउंट का प्रयोग करते हैं, गरीब लोगों के पैसा पार्क करने के लिए रखते हैं, वो कुछ पैसा दे देते हैं, म्यूल अकाउंट जिसको बोला जाता है। अब बाद में उनसे उसके अकाउंट से पैसा, तो आप जितना जल्दी आप पुलिस को बैंक को खबर कीजिएगा, बैंक को भी आप बोलेगी सब प्राइवेट अकाउंट में मेरा पैसा चला गया है। जिन जिन ने अकाउंट प्राइवेट अकाउंट का अपना स्क्रीनशॉट सब भी सही रहे, डिजिटल जो भी एविडेंस है आपके पास, स्क्रीनशॉट जो भी जो है। बैंक स्टेटमेंट जिससे आपने पैसा भेजा है, या मतलब जो बैंकिंग चैनल या जो भी यूपीआई से आपने पैसा भेजा, सबका एविडेंस आप प्रिजर्व करके रखिए। फोन को प्रिजर्व करके आप शांत रहिए, धैर्य रखिए। ज़्यादा अधीर होने का, सुसाइड का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका पैसा हार गया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ और तुरंत सुसाइड करिए, इससे फ्रॉडस्टर का मनोबल बढ़ेगा। फ्रॉडस्टर पर नकेल कसिए, हमेशा पुलिस को सहयोग कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेशन कीजिए, पुलिस आपको पैसा निकालने में मदद, बैंक के साथ सहयोग कीजिए, बैंक आपका पैसा निकालने में मदद करेगी। मतलब पुलिस और इस साथ 10 मिनट में जो है ना, 10 मिनट में आप तुरंत साइबर जो नेशनल क्राइम साइबर फ्रॉड्स जो नंबर है, जो उनका वेबसाइट है, उन पर जाके आप फ्रॉड को रिपोर्ट कीजिए, जी। मैटर परसू करते रहिए। मैं बाद में भी मैटर परसू करते क्या हुआ, अभी तक पैसा मेरा नहीं निकला, बैंक में भी जाके आप बताते रहिए। जी जी। तो सर, आपने अभी तक डिप्रेशन, स्टूडेंट लाइफ, हेल्थ, सॉफ्ट स्किल्स, साइबर क्राइम, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखा है। तो मैं आपसे जस्ट एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका मिशन क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो कि आप कैसे याद किए जाओ? तो मिशन मेरा समाज की भलाई हो, मिशन मेरा है कि आप, मेरा ऐसा नहीं किताब लिख के हम कोई रॉयल्टी कमाना चाहते। किताब समाज का भला चाहते हैं। जैसे डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, बहुत से लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार है, तुरंत सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं मेरे हर डिप्रेशन किताब में सुसाइड से बचने का तरीका, आपसे ये किताब मैंने हीलिंग हर्ट्स इन कोटा लिखवाया था। हीलिंग हर्ट्स उसमें इन कोटा। वो किताब बहुत ही रेलिवेंट किताब है, उन लोगों के लिए किताब है जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग ना कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं, या कोई भी इवेंट में कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफल न हुए तो सुसाइड कर लेते हैं, या मतलब कि कोई खेलकूद प्रतियोगिता या कोई भी म्यूजिकल इवेंट, किसी इवेंट में असफल होने के बाद सुसाइड। तो हम बोले कि सुसाइडल टेंडेंसी क्यों होता है, और उस सुसाइडल टेंडेंसी पर हम कैसे ओवरकम करें, कैसे नेचुरली बिना दवा के। और मतलब सुसाइड कोई सोल्यूशन, आप मान लो कि कोई आदमी है, हर आदमी सुसाइड करता है तो सबसे ज़्यादा दुख उनके माँ बाप को होता है। आप तो खुद जाइएगा, माँ बाप को भी दुख में डालिएगा, माँ बाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सुसाइड कर लीजिएगा। अब डिप्रेशन सबको होता है, डिप्रेशन से वो नेचुरल तरीके से आदमी उबड़ भी जाता है। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। आदमी को लाइफ फेस करना चाहिए करेजियसली, अपना पूरा ताकत लगा के,
और मेरे सारे किताब में डिप्रेशन से नेचुरल तरीका से कैसे निपटा जाए उस पर जोर दिया गया है। सही बात। तो अभी सर जैसे कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, इतने सारे टॉपिक्स पे लिखा है, अब आगे आने वाले टाइम पे आप किन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं? तो मैं देखा हूँ बहुत से लोग डायबिटीज़ का शिकार हुए, हमारे रिश्तेदारों में बहुत से लोग डायबिटीज़ का शिकार हुए, बहुत से हमारे कोई मेरा भाई था बेचारा, और डायबिटीज़ के बाद उसको हार्ट का बीमारी हुआ, डायबिटीज़ के बाद देखे उसका किडनी खराब हो गया। तो डायबिटीज़ मतलब समझिए, मैं दूसरा किताब जो लिख रहा हूँ, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के नेचुरल रिवर्सल पर, टाइप 1 डायबिटीज़ को कैसे बढ़िया से केयर किया जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स एकदम नॉर्मल, जैसा जैसे 300 भी शुगर है, 300 mg DL भी शुगर है, तो आप नेचुरल तरीका से 2-3-4 महीना में आपको उसको नॉर्मल रिवर्स करके आपका 125 mg DL आपका ब्लड शुगर आ जाएगा। तो वही नेचुरल तरीका क्या है जिससे डायबिटीज़ से अपने देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही बीमारी, पूरी दुनिया भर में है, इंडिया में भी डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत से हमारे रिश्तेदार लोगों का डेथ भी हो चुका है। तो मेरा मिशन ये है कि डायबिटीज़ फ्री इंडिया, कि इंडिया को कैसे डायबिटीज़ फ्री किया जाए और कैसे टाइप 2 डायबिटीज़ नेचुरल तरीका से रिवर्स कर दिया जाए। और उस पर मेरा किताब है, वो कुछ दिन बाद मैं आपके ही पब्लिकेशन से जी छपाऊंगा किताब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो अभी और अभी देखिए, इसके बाद भी देखिए मैं जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा हूँ। हम्म जम्मू कश्मीर के बहुत से लोगों को मैंने देखा कि फैटी लीवर से परेशान है। हम्म 30% जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन फैटी लीवर बीमारी से, फैटी लीवर के बीमारी भी नेचुरल तरीका से। तो मैं सोच रहा हूँ भविष्य में 1 साल बाद किताब लिखने में कम से कम 6 महीना 1 साल का समय लग जाता है। हम्म तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं फैटी लीवर पर भी अगले साल किताब लिखूंगा। हम्म नेचुरल 30% जम्मू कश्मीर के लोग फैटी लीवर का शिकार हो गए। हम्म तो मैं ऐसा किताब लिखूंगा कि नेचुरल तरीका से कैसे फैटी लीवर की बीमारी रिवर्स करके आदमी का लीवर आदमी आपका नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लीवर बढ़िया से काम करे, उस पर किताब लिखना चाहता हूँ मैं, जी जी जो मेरे भविष्य की योजना है। तो सर मेरा लास्ट एक क्वेश्चन, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लोग देख रहे हैं, हाँ जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या फिर जो आपकी किताबें पढ़ते हैं, हाँ। उन लोगों से आप अपना लास्ट संदेश क्या कहना चाहेंगे? लास्ट संदेश देखो मेरा कि आप समाज के लिए प्रोडक्टिव रहिए, समाज अपना भला से आगे दूसरे लोगों को भला सोचिए, गरीबों का भला सोचिए। अब ठीक है, देखो जो बहुत से लोग हैं अपने माँ बाप पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने पेरेंट्स पर भी पूरा ध्यान दीजिए। जी अपना कर्तव्य अपना भी अच्छा रखिए, समाज के प्रति भी दायित्व रखिए, माँ बाप पर के प्रति भी दायित्व रखिए। और मेरा था कि हार्ट की बीमारी दुनिया किसी की समाज को ना हो, डायबिटीज की बीमारी समाज में ना हो, सही बात। फैटी लिवर की बीमारी समाज में ना हो, साइबर फ्रॉड से भी लोग बचें। और यही था कि बढ़िया अपना मतलब कैसे लोग समाज को अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र को योगदान दे सकें, इसी सही पर। बात। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ में, और मेरे को भी आपसे बड़ा सीखने को मिलता है। और सर की किताबों में हमेशा समाज की भलाई के लिए, चाहे वो साइबर क्राइम से कैसे बचोगे या फिर आप फ्रॉड से कैसे बचोगे, अपनी हेल्थ कैसे ठीक रखोगे, आपको डिप्रेशन अगर है तो कैसे आप अपनी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो। तो सर के पास जो सब्जेक्ट होते हैं, सर के जो टॉपिक्स होते हैं, जो बुक्स हैं, लगभग 8 बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में, वो ऐसे ही टॉपिक्स पे होती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, अभी 2 टॉपिक्स पे और सर की बुक आने वाली हैं और बहुत जल्दी उनको लाइव किया जाएगा। पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो और भी आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को पूछ सकते हो। सर से लगातार अगर जुड़ना है तो उनकी किताबें खरीद के पढ़िए और अपने सवाल पूछिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था तरुण शर्मा। दिस वॉज द पेन एंड पेपर पब्लिकेशन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।